हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा के राजन सीरीज का अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये दूसरा क्लास है। आज हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न को पूरा कर लेंगे और कल से लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 75 है। शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के दो उद्देश्य लिखिए। उत्तर पहला है, वे समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हो सके। दूसरा है, वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यशील हो सके। प्रश्न संख्या 76 है, निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है। उत्तर निर्देशन एवं परामर्श बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने एवं बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में आवश्यक है। प्रश्न संख्या 77 है, परामर्श के क्या उद्देश्य हैं। उत्तर व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने हेतु सहायता करना, ये परामर्श के उद्देश्य हैं। प्रश्न संख्या 78 है, डीजीपी का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी इसका पूरा नाम है। प्रश्न संख्या 79 है, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में एवं अध्यापकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। प्रश्न संख्या 80 है, अन्वेषण विधि की खोज किसने की है। ये बहुविकल्पी प्रश्न में आ चुका है। उत्तर प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग ने अन्वेषण विधि की खोज की है। ये 2017 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 81 है, 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है। उत्तर इस बुद्धि लब्धि के बच्चों को मूर्ख की श्रेणी में रखा जाता है। ये प्रश्न 2017 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 82 है, वाणी बाधित बच्चों कौन होते हैं। उत्तर ऐसे बालकों को वाक विकलांग कहा जाता है। वाणी बाधित बच्चों को हकलाना, तुतलापन, धीरे धीरे अटक कर बोलना, नाक से सुर से बोलना इत्यादि इसे वाणी दोष कहते हैं। प्रश्न संख्या 83 है, श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं। उत्तर 4। प्रश्न संख्या 84 है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं। उत्तर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे आते हैं। प्रश्न संख्या 85 है, सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं। उत्तर मंद गति से सीखने वाले, बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रित की समस्या, सृजन क्षमता की कमी, ये आदि सामान्य बच्चों में मानसिक भिन्नताएं हैं। प्रश्न संख्या 86 है, सामान्य बच्चे की दो विशेषताएं बताइए। उत्तर पहला है, बुद्धि सामान्य होती है। दूसरा, वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। प्रश्न संख्या 87 है, पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है। उत्तर जो अपने कार्य में अपने समान साथियों से पीछे रहते हैं वे पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 88 है, बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। उत्तर वास्तविक आयु गणना करने के लिए सूत्र है मानसिक आयु बटे बुद्धि लब्धि गुणे 100। ये सूत्र एक्चुअली होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो जब वास्तविक आयु निकालना होगा तो पक्षांतर होगा, तो बुद्धि लब्धि नीचे आएगा भाग में, मानसिक आयु बटे बुद्धि लब्धि गुणे 100। प्रश्न संख्या 89 है, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। उत्तर आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बालक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है दृष्टिबाधित, दूसरा वाणी बाधित, तीसरा श्रवण बाधित या चौथा अस्थि बाधित। ये 4 प्रकार होते हैं।
आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के। प्रश्न संख्या 90 है, वंचन का क्या अर्थ है? उत्तर, वंचन जीवन की वह ऋणात्मक स्थिति है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, किसी चीज से रहित, उसको वंचन बोलते हैं। ये प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 91 है, समस्यात्मक व्यवहार के कौन से कारण हैं? उत्तर, समस्यात्मक व्यवहार के निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला है आनुवंशिक कारण, बुद्धि दुर्बलता, विरासत में मिले दुर्व्यसन। शारीरिक कारण क्या क्या है? बहरापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सूंघना। संवेगात्मक कारण, बिस्तर गीला करना, चिड़चिड़ापन, अंगूठा चूसना आदि। सामाजिक कारण, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देखरेख का अभाव, माता पिता के मध्य टूटते संबंध, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें आदि। ये सब सामाजिक कारणों में आते हैं। प्रश्न संख्या 92 है, सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना। ये प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 93 है, छात्रों को निर्देशन प्रदान करने वाली दो विधियों के नाम लिखिए, अथवा निर्देशन प्रदान करने की विधियां बताइए। ये प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है, तो इसका उत्तर देखते हैं। निर्देशन प्रदान करने वाली 5 विधियां हैं। पहला है व्यक्तिगत तालिका सेवा, दूसरा है सूचना सेवा, तीसरा परामर्श सेवा, चौथा स्थापन सेवा प्लेसमेंट सर्विस, पांचवा है अनुवर्तन सेवा फॉलो अप। प्रश्न संख्या 94 है, प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं? ये 2017 में पूछा हुआ है। उत्तर, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है उनको प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। प्रश्न संख्या 95 है, बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बुद्धि लब्धि बालक अथवा व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। जैसे किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष और वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, तो 10 बटे 8 गुणे 100, तो 4 से काटेंगे ये 25 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में, 2 से 5 बार में, 5 25 125 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है, समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक या प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा अलग है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को शामिल किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रमों के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। प्रश्न संख्या 97 है, निर्देशन के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। उत्तर, पहला उद्देश्य है स्कूल में समायोजन में सहायता करना, निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा है छात्रों में उनकी रुचि के अनुरूप विषयों का चयन करने में सहायता देना। प्रश्न संख्या 98 है, परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, डॉक्टर जुआल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। प्रश्न संख्या 99 है, निर्देशन एवं परामर्श में 2 प्रमुख अंतर लिखिए। उत्तर, निर्देशन एवं परामर्श में 2 प्रमुख अंतर इस प्रकार है। पहला है, निर्देशन सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि परामर्श एक समय में एक ही व्यक्ति के लिए उपलब्ध होता है। दूसरा है, निर्देशन में व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है, जबकि परामर्श के माध्यम से व्यक्ति को आत्मनिर्देशन के लिए सक्षम बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 100 है, मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है? उत्तर,
मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों में के देखने की क्षमता 20/70 से 20/200 तक होती है। प्रश्न संख्या 101 है, अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। अस्थिबाधित मतलब हड्डी से संबंधित, जिनके शरीर की बनावट में विकृति हो। तो विकृति नितंब, पांव फिरा, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना, मेरु रज्जु का वक्र होना, ये सब अस्थि बाधित बच्चों में आते हैं। प्रश्न संख्या 102 है, असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं? उत्तर, अनाथ, श्रमिक, निर्धन आदि के बच्चे आते हैं। प्रश्न संख्या 103 है, अपवंचित बालकों से क्या अभिप्राय है? उत्तर, अपवंचित बालक वे बालक हैं जिन्हें वे सुविधाएं न मिल रही हों जो उन्हें मिलनी चाहिए, अथवा जो उनकी श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही हो। जैसे उदाहरण के रूप में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित बालक तथा भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग के कारण अपवंचित छात्र इस श्रेणी में आते हैं। प्रश्न संख्या 104 है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? उत्तर, मनोवैज्ञानिक के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 180 से 90 तक हो सकती है। ये तो अभी पीछे दिया था 140 से अधिक होती है, उनको प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं। यानी कहीं कहीं 120 मिलेगा और कहीं कहीं 140 मिलता है। और मैक्सिमम जो बुद्धि लब्धि है किसी बालक की 180 से 190 तक हो सकती है। प्रश्न संख्या 105 है, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? उत्तर, बाधित बालकों की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि ये बालक दृष्टिबाधित होते हुए भी समाज में समुचित समायोजन स्थापित कर सके। दृष्टिबाधितों के लिए लिखित अभिव्यक्ति के रूप में ब्रेल लिपि महान उपलब्धि है। ब्रेल लिपि जो है वो दृष्टिबाधित बच्चों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। उसके आगे है, 6 विभिन्न उभरे हुए बिंदु संकेतों के माध्यम से यह लिपि मोटे कागज पर अंकित की जाती है। यह प्रश्न पूछता है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं के द्वारा अध्ययन किया जाता है? तो 6 बिंदु याद रखेंगे, 6 बिंदु के 6 उभरे हुए बिंदु के द्वारा। इसके आगे है, दोनों हाथों की अनामिका के अग्रभाग से बिंदु संकेतों को स्पर्श करके अक्षर संकेतों को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 106 है, धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण हैं? उत्तर, धीमी गति से सीखने के कारण हैं। पहला है, इन बालकों की मानसिक योग्यता औसत से काफ़ी कम होती है। दूसरा है, ऐसे बालकों में विभिन्न मानसिक शक्तियों की भी न्यूनता होती है। प्रश्न संख्या 107 है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार बताइए। पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा है डिसकैलकुलिया। प्रश्न संख्या 108 है, ये सब 2018 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 108 है, पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखिए। उत्तर, संशोधनात्मक, दूसरा है निरोधात्मक। ये भी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 109 है, विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र बताइए। उत्तर, विद्यालय पर्यवेक्षण क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। इसमें विद्यालय का प्रबंधन, भवन तथा कक्षाओं संबंधित मानक, खेल का मैदान का आकार, छात्रों की संख्या एवं कोर्स के अनुसार कक्षा कक्षों की संख्या, प्रयोगात्मक प्रयोगशालाओं की स्थिति, शिक्षक एवं छात्र अनुपात आदि शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 110 है, डायट के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। ये भी 2018 में पूछा हुआ है। उत्तर, पहला है, अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। दूसरा है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को निर्देश देना।
प्रश्न संख्या 111 है, निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव दीजिए। ये भी 2018 में पूछा हुआ है। उत्तर पहला है, निरीक्षण सतत होना चाहिए। दूसरा, निरीक्षण केवल बाह्य रूप से न हो बल्कि आंतरिक स्थितियों का भी होना चाहिए। प्रश्न संख्या 112 है, विशिष्ट बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर, विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है कि वे कक्षा के सामान्य स्तर के बालकों के साथ समायोजित नहीं हो पाते हैं। यह बालक प्रतिभावान भी होते हैं तथा मंदबुद्धि भी होते हैं। विशिष्ट बालकों में निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला है भिन्नता, दूसरा विचलन, तीसरा आयाम, चौथा नियमित शिक्षण। प्रश्न संख्या 113 है, सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, ये परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शाब्दिक, दूसरा अशाब्दिक, तीसरा शाब्दिक अशाब्दिक समान सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण, गणित सृजनात्मक परीक्षण। प्रश्न संख्या 114 है, शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर, शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला है निम्न सामान्य बुद्धि, दूसरा है परिवार का वातावरण। प्रश्न संख्या 115 है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। उत्तर, समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है, जैसे चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले बालक आदि। प्रश्न संख्या 116 है, बाल अपराध रोकने हेतु 2 प्रमुख उपाय बताइए। उत्तर, घर, विद्यालय एवं समाज में बालकों की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, अपराधियों की संगत से दूर रखना, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाना बाल अपराध रोकने के लिए आवश्यक है। अभिभावकों को भी इस हेतु निर्देश दिए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 117 है, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। उत्तर, निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके व्यक्ति इन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। प्रश्न संख्या 118 है, अपवंचन क्या है। यह प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। उत्तर, अपवंचन वह स्थिति है जब व्यक्ति को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति संभव दिखाई नहीं देती और वह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में भी स्वयं को असमर्थ पाता है। प्रश्न संख्या 119 है, एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चे की पहचान कैसे करेगा। उत्तर, ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। उत्तर, दृष्टिबाधित बच्चे या तो अपनी दृष्टि खो चुके होते हैं या उनकी आंखों में लगातार पानी बहता है और वे अपनी आंखें बार बार मलते हैं। इनकी आंखों में लालिमा होती है तथा आंखों का आकार अन्य बालकों से भिन्न होता है। इन लक्षणों के आधार पर दृष्टिबाधित बच्चों की अध्यापक पहचान सकता है। प्रश्न संख्या 120 है, समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं। उत्तर, समावेशी बालक वे बालक होते हैं जो या तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं या प्रतिभाशाली होते हैं और औसत बालकों से अलग होते हैं, उसको समावेशी बालक बोलते हैं। प्रश्न संख्या 121 है, योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाती है। यह परिभाषा किसने लिखी है। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। उत्तर है, क्रो एवं क्रो ने उपयुक्त परिभाषा लिखी है। या फिर ये बोल सकते हैं ये कथन किनका है, तो क्रो एंड क्रो का। प्रश्न संख्या 122 है, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो उत्तर है, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को 2 भागों में बांटा गया है।
पहला है सामान्य पिछड़ापन, दूसरा है विशिष्ट पिछड़ापन। प्रश्न संख्या 123 है, आंशिक रूप से अक्षम बालकों को कितने भागों में बांटा जाता है, बांटा जा सकता है? उत्तर, आंशिक रूप से अक्षम बालकों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है दृष्टिबाधित, दूसरा श्रवण बाधित, तीसरा है वाक दोष, चौथा है अस्थिबाधित। प्रश्न के 124 है, निर्देशन एवं परामर्श दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है। परामर्श निर्देशन में समाविष्ट है। परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। यह कथन किसका है? तो उत्तर है, यह कथन है हम्फ्री और टैक्सलर का। प्रश्न संख्या 125 है, डायट के 2 विभागों के नाम लिखिए। उत्तर, डायट के 2 विभाग हैं। पहला है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, दूसरा है नियोजन तथा प्रबंधन विभाग। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 126 है, परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखिए। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। उत्तर, एम्बिसन के अनुसार परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थिति का समावेशन करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के बीच प्रभावकारी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। प्रश्न संख्या 127 है, मंद बुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 गुण बताइए। ये भी प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। उत्तर, प्रशिक्षित, दूसरा है धैर्यशील। ये जो मन बुद्धि को पढ़ाने वाले जो शिक्षक होंगे इनके 2 गुण अवश्य होने चाहिए। उनको प्रशिक्षित होना चाहिए अच्छी तरह से और धैर्यवान होना चाहिए। प्रश्न संख्या 128 है, प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा बताइए। उत्तर, प्रेम रीचा के अनुसार प्रतिभावान बालक वह है जो कि सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत हो अथवा वह है जो उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना आवश्यक नहीं है उच्च कोटि की विशिष्ट योग्यताएं रखता है। प्रश्न संख्या 129 है, विनय ने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम कब बुद्धि परीक्षण तैयार किया? उत्तर, 1905 ईस्वी में। ये भी प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 130 है, रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है? उत्तर, रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण में अनेक मैट्रिक्स हैं जो एक दूसरे से अधिक कठिन होती है। यह रेखा गणितीय आकृति और डिजाइन में होती है। 1956 के परीक्षण में संशोधित संस्करण में 5 भाग हैं, प्रत्येक भाग में 12 पद हैं। प्रश्न संख्या 131 है, 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम बताइए। उत्तर, पहला है आर्मी अल्फा टेस्ट, दूसरा है आर्मी बीटा टेस्ट। ये 2 बुद्धि परीक्षण के नाम हैं। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 132 है, परामर्शदाता के 4 गुण बताइए। उत्तर, उपबोध की समस्याओं को समझकर उनसे मुक्ति दिलाने में मदद करनी चाहिए। दूसरा है, उसे ऐसे उपाय बताने चाहिए जिससे उसकी शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए। तीसरा है, अपने साथी छात्रों से उनके संबंध किस प्रकार अच्छे रहें, इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियां हैं, इसका सही आभास उन्हें कराना चाहिए। ये भी प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 133 है, परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग बताइए। उत्तर, इनके प्रमुख अंग है, अंग में पहला है परामर्श के लक्षण, दूसरा उपबोध एवं परामर्शदाता। ये भी प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। उसके आगे है परामर्श उपबोध एवं परामर्शदाता। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि परामर्शदाता एवं उपबोध के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिवेश में जो मूल्य एवं आदर्श प्रचलित होंगे
उनके अनुसार ही परामर्श के लक्ष्यों का निर्धारण होगा। प्रश्न संख्या 134 है, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। ये भी प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। तो सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? पहला है मौलिकता, दूसरा प्रवाह क्षमता, तीसरा लचीलापन, चौथा विस्तार की क्षमता, पांचवा है पुनः परिभाषीकरण, छठवां है समस्या की अनुभूति। प्रश्न संख्या 135 है, मन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 2019 में पूछा हुआ है। उत्तर है मन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 25 से 70 के बीच होती है। प्रश्न संख्या 136 है, निर्देशन के दो उपकरण बताइए। उत्तर पहला है साक्षात्कार, दूसरा है प्रश्नावली। ये भी प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। ये सारे 2019 के ही दिए हुए हैं। अगला है 137 है, एन इनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा लता एस होलिंगवर्थ। लता एस होलिंगवर्थ इनके लेखक हैं। प्रश्न संख्या 138 है, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस का लेखक बताइए। उत्तर एस के कोचर। इसके लेखक हैं एस के कोचर। प्रश्न संख्या 139 है, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? उत्तर सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 तक होती है। कहीं कहीं 90 से 105 भी दिया रहता है, तो वो भी सही है। प्रश्न संख्या 140 है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 या फिर तो कहीं यहाँ पे भी कहीं कहीं 120 दिया रहता है। 140 या 120 से अधिक होती है। तो इसी के साथ अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास से हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।